टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिस पद से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अगर कोई काम होता है और क्रिया होता है कोई काम होता है और कार्य होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, सोना, नाचना, दौड़ना आदि सभी क्रिया है। जितने भी कार्य होते हैं सभी क्रिया हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया जो भी है उसका हर एक का मूल रूप होता है। पढ़ना का जैसे पढ़, सोना का सो, नाचना नाच से क्रिया बना है, दौड़ना से दौड़ से दौड़ना हुआ है। तो दौड़ना का मूल रूप है धातु। दौड़ना एक क्रिया है, इसका मूल रूप है दौड़, दौड़ से हुआ है दौड़ना। तो दौड़ना का मूल धातु है दौड़। नाचना का मूल धातु है नाच। सोना का मूल धातु है सो और पढ़ना का मूल धातु है पढ़। तो मूल धातु किसे कहते हैं आपको समझ आया होगा। आइए जानते हैं क्रिया की भेद। कर्म के आधार पर क्रिया 3 प्रकार के होते हैं: सकर्मक, द्विकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म हो वो सकर्मक क्रिया होता है और जिस वाक्य में 2 कर्म हो वो द्विकर्मक होता है और जिस वाक्य में कोई भी कर्म ना हो वो अकर्मक होता है। उदाहरण जैसे सुरेश पत्र लिखता है, इस वाक्य में पत्र कर्म है। कर्म कैसे वाक्य से निकल के आएगा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, फिर यहाँ पे भी बोल दे रही हूँ, सुनिए गौर से। क्रिया से क्रिया लिखता है। क्रिया से अगर हम सवाल करें क्या और किसको तो कर्म मिलता है। सुरेश पत्र लिखता है, क्या लिखता है? क्रिया से सवाल पूछें क्या लिखता है? पत्र लिखता है, तो पत्र यहाँ कर्म निकल कर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हर वाक्य में क्रिया से सवाल अगर करोगे तो कर्म निकल कर आएगा। तो ऐसे कर्म का पता चल जाएगा। जिस वाक्य में कर्म हो, एक कर्म हो, उसे सकर्मक कहते हैं। वैसे ही देखो, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। दूध पिलाया, पिलाया यहाँ क्रिया है। क्रिया से फिर सवाल कीजिए कौन पिलाया, क्या पिलाया? ना दूध पिलाया, ना किसको पिलाया, बच्चे को पिलाया। 2 यहाँ सवाल पूछे गए, 2 कर्म निकले। अगर यहाँ 2 कर्म है इसीलिए द्विकर्मक है। ठीक है। बच्चे दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, क्या दौड़ते हैं, किसको दौड़ते हैं? सवाल किया जाए अगर क्रिया से, दौड़ते क्रिया है, इससे सवाल अगर किया जाए तो हमें कुछ भी यहाँ कर्म नहीं मिलता। जिस वाक्य में क्रिया से सवाल किया जाए और कर्म ना मिले वो अकर्मक होता है। समझ में आया? तो अकर्मक क्रिया ऐसे सिर्फ वाक्य से नहीं पता चलता, ऐसे भी स्वतंत्र वो क्रिया रहते हैं जिसे पता चलता है कि वो अकर्मक है कि सकर्मक है। देखिए उदाहरण स्वरूप, क्रिया जो भी है पढ़ना, लिखना, खेलना, वो सब में कर्म हो सकता है। खेलना, फुटबॉल खेल रहा है, ना और क्या, पढ़ना तो साहित्य पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, कुछ भी कर्म उसमें लग सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे और क्रिया हैं, मैं आपको बताती हूँ जिसमें जो कर्म नहीं लग पाएगा। आपको ऐसे ही परीक्षा में सवाल किया जाएगा, क्रिया दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये अकर्मक है या सकर्मक है। तो आप ऐसे समझ जाओ ठीक से, तो आपको आसानी होगी परीक्षा में लिखने। आना, जाना, भागना, तैरना, कूदना, रोना, हंसना, उठना, बैठना आदि। देखो ये जो भी क्रिया है इसमें कोई भी कर्म नहीं लग पाएगा। आना, क्या आना, किसको आना, कुछ भी तो नहीं लग सकता इस पे कर। आप हमेशा क्रिया से सवाल करेंगे क्या और किसको तो कर्म मिलेगा। ये सब क्रिया से भी ऐसे ही सवाल आप करना कि क्या और किसको कर्म नहीं मिलता है
तो यो अकर्मक है। और क्रिया से सवाल करना क्या और किसको अगर कर्म मिलता है वो सकर्मक होता है। आइए जानते हैं क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया वो होता है जो वाक्य के अंत में आती है, समाप्ति की सूचना देती है। ऐसा वाक्य में जो क्रिया हो और जो समाप्ति की सूचना देती हो और अंत में आती हो वो समापिका क्रिया होता है। उदाहरण जैसे पिताजी दफ्तर गए हैं वाक्य के अंत में भी है और क्रिया संपूर्ण हुआ है, गए हैं क्रिया संपूर्ण है। मीना बहुत सुंदर नाचती है ये कार्य भी पूरा संपूर्ण है, ये क्रिया। वे शिक्षक हैं, ये भी देखिए बस बात ख़त्म हो रही है, क्रिया भी ख़त्म है, संपूर्ण है, पूर्ण है। तो ये सारे समापिका क्रिया के उदाहरण हैं। तो आप देखिए ऐसे उदाहरण मैं हमेशा देती हूँ, आपको समझ में आसानी होगी समझने में, इसलिए आप मेरे उदाहरण को बार बार पढ़िए, सुनिए, आपको सब अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। आइए फिर पढ़ते हैं असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया क्या होता है? वो वाक्य की समाप्ति का बोध नहीं होता, उससे असमापिका क्रिया का समाप्ति का बोध नहीं होता। उदाहरण देखिए, मैंने घर लौटकर खाना खाया क्रिया है। ये खाना खाया ये तो क्रिया का ये पूर्ण है, संपूर्ण हुआ है, ये पूर्ण है, ये समापिका क्रिया है। एक वाक्य में समापिका क्रिया असमापिका क्रिया दोनों रहते हैं। मैंने घर लौटकर देखिए ये भी एक क्रिया है, ये लेकिन अपूर्ण है, लौटकर। और वाक्य के बीच में, ज़्यादातर वाक्य के बीच में असमापिका क्रिया आती है, कभी कभी शुरुआत में भी रहते हैं, ज़्यादातर बीच में ही रहते हैं। बच्ची मुझे देखते ही रो पड़ी, देखिए ये कार्य अपूर्ण है, क्रिया अपूर्ण है, देखते ही रो पड़ी कार्य पूर्ण है, क्रिया यहाँ पूर्ण है, समझ पाते होंगे आप। देखिए ये अपूर्ण है और ये पूर्ण है। ये पूर्ण जो क्रिया है अंतिम में आया है, ये समापिका क्रिया है, और ये अपूर्ण है, ये वाक्य के बीच में आया है और असमापिका क्रिया है। देखिए यहाँ असमापिका क्रिया वाक्य के शुरुआत में आया है। सुनी हुई बात पर विश्वास मत करो, ये तो कार्य अपूर्ण है। सुनी हुई देखिए कैसा अधूरा क्रिया है। ऐसे अपूर्ण क्रिया हो तो वो असमापिका क्रिया के अंतर्गत है। आइए देखते हैं क्रिया का अन्य एक रूप, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वो होता है 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल में बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। धातु मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु के मेल में बनने वाली जो क्रिया उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखें, उदाहरण में ही आपको समझ आ जाएगा। वर्षा थम चुकी है, देखिए कितना यहाँ पे क्रिया है, थम चुकी सभी क्रिया है। 2 या 2 से अधिक धातु भी हैं, थम चुक ये सब क्रिया है, ठीक है। थम चुकी है, वह पढ़ नहीं सका, देखिए क्रिया के साथ कितना और सब सहायक क्रिया जुड़ा हुआ है। शिशु रोने लगा, तुम क्या कर बैठे, उससे जाने दो। संयुक्त क्रिया में 2 क्रिया मिलकर संयुक्त क्रिया होते हैं। देखिए एक प्रधान क्रिया होता है और एक सहायक क्रिया होता है। थम यहाँ पे प्रधान क्रिया है और चूँकि सहायक क्रिया है। देखो पढ़ नहीं सका, पढ़ एक प्रधान क्रिया है और नहीं सका एक सका सहायक क्रिया है। रोने लगा, रोना एक क्रिया है और लगा उसके साथ जुड़ा हुआ एक सहायक क्रिया। रोने प्रधान क्रिया है और लगा सहायक क्रिया है। तुम क्या कर बैठे, कर एक क्रिया है प्रधान क्रिया और बैठे सहायक क्रिया। जाने दो, उसे जाने दो, जाने एक प्रधान क्रिया है और 2 सहायक क्रिया है। हर क्रिया के साथ कुछ सहायक क्रिया लगा हुआ है, ये संयुक्त क्रिया की उदाहरण है।
आइए जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? कर्ता दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है। इसमें मतलब कर्ता जो भी है दूसरे की प्रेरणा से, हम खुद नहीं करके दूसरे से वो कार्य कराता है कोई भी, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया है। कोई दूसरे की प्रेरणा से प्रेरित होके जो कार्य करता है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। वो भी दो प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आप उदाहरण देखिए, समझ जाएंगे। देखिए, नीता बच्चे को खिलाना। यहाँ नीता को कोई बोल रहा है कि बच्चे को खिलाना, खुद नहीं खिला के वो नीता को बोल रहा है बच्चे को खिलाना, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। वो दूसरे की प्रेरणा से नीता जो बच्चे को खिलाएगी, दूसरे की प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य करेगी, तो नीता बच्चे को खिलाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो फिर नीता बच्चे को खिलवाना, देखिए खिलाना और खिलवाना में फ़र्क है। ये फ़र्क को अगर समझ जाएंगे तो प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की जो है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, समझ जाएंगे। मतलब जो काम हम दूसरों से कराते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे से कराता है। हम जब दूसरे को कराते हैं वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, फिर दूसरा व्यक्ति जो तीसरे व्यक्ति से कार्य कराता है वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे नीता बच्चे को खिलाना, तो नीता को कोई बोल रहा है बच्चे को खिलाने, फिर बोला गया है नीता बच्चे को खिलवाना, ना नीता फिर तीसरे व्यक्ति से बच्चे को खिलवाएगी, तो ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक और ये हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। वैसे ही और एक उदाहरण देखिए, लता एक गाना सुनाना। ठीक है, यहाँ लता को बोले गया है गाना सुनाने, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। लता एक गाना सुनवाना, मतलब लता फिर दूसरे किसी से गाना सुनवाएगी, दूसरे के द्वारा कार्य होगा, तो प्रथम प्रेरणार्थक और ये द्वितीय प्रेरणार्थक। आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक के और भी सारे उदाहरण। देखिए, उगाना प्रथम प्रेरणार्थक, इसका द्वितीय प्रेरणार्थक होगा उगवाना। हमेशा प्रथम प्रेरणार्थक में क्रिया के अंत में ना होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक के अंत में वाना होता है। परीक्षा में भी आपका ऐसा सवाल आता है कि अगर दिया जाएगा उड़ाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, इसका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है बताओ, तो आप बताएंगे उड़वाना। खिलाना का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है ना, खिलवाना। गिराना का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है ना, गिरवाना। ठीक है, तो हर एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का फिर मूल धातु भी होता है। क्रिया का मूल धातु तो होता है, आपको मैं बताई हूँ, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और इसका भी मूल धातु उगाना, उग से हुआ है उगाना, उड़ से हुआ उड़ाना, खिल से हुआ खिलाना, गिर से हुआ गिराना, चल धातु से चलाना बना है, दौड़ धातु से दौड़ाना बना है, पढ़ धातु से पढ़ाना बना है। देखिए, पढ़ पढ़ाना फिर पढ़वाना, लिख लिखाना लिखवाना। और ऐसा भी सवाल आते हैं आपके परीक्षा में कि लिखाना प्रथम प्रेरणार्थक का मूल धातु क्या है, तो आप बोलेंगे लिख। सुनाना का मूल धातु क्या है, सुन। सुन से सुनाना हुआ सुनना, सुनना क्रिया है। सुनना क्रिया का मूल धातु क्या है, सुन। यहाँ क्रिया नहीं बताया गया है, प्रथम प्रेरणार्थक बताइए है, द्वितीय प्रेरणार्थक बताइए है। देखिए, सब में प्रथम प्रेरणार्थक में ना है और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना है। देखिए, और कुछ उदाहरण देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओढ़ उढ़ाना उढ़वाना, काट कटाना कटवाना, खेल खिलाना खिलवाना, घूम घुमाना घुमवाना, घोल घुलाना घुलवाना, छोड़ छुड़ाना छुड़वाना। खा से खिलाना खिलवाना, छू छुलाना छुलवाना। यहाँ पे देखिए सब लॉ वाला लाना है और फिर इसका द्वितीय प्रेरणार्थक वाना हो गया है, लॉ लग के फिर वाना। जिलवाना दिलवाना धुलवाना नहलवाना। ठीक है, देखिए ये सारे उदाहरण।
ये सब प्रथम प्रश्नार्थक और ये द्वितीय प्रश्नार्थक। शिलाना का मूल धातु सी है, ये सब को याद रखना। ऐसा आ जाता है परीक्षा में कि शिलाना का मूल धातु क्या है, सुलाना का मूल धातु, ये सब ज़्यादातर याद नहीं रहता बच्चों को। आप लोग इसी को ही ज़्यादा याद रखेंगे। वो तो जो पहले उदाहरण मैंने दिया है वो तो याद रहेगा ही, ये थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसको याद रखना। इसी को ही ज़्यादा अब थोड़ा याद रख लेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। और कुछ ऐसे धातु हैं जिसके दो दो रूप होते हैं। और देखिए, कह मूल धातु का प्रथम प्रश्नार्थक कहाना कहलाना भी होगा, और देख का दिखाना दिखलाना भी होगा, बैठ का बिठाना बिठलाना भी होगा, सीख का सिखाना सिखलाना। और इसका देखो द्वितीय प्रश्नार्थक भी कहना का कहलाना का कहवाना कहलवाना, दिखवाना दिखलवाना, बिठवाना बिठलवाना, सिखवाना सिखलवाना। ठीक है। कुछ क्रिया होते हैं उनके प्रथम प्रश्नार्थक रूप नहीं बनते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे खेना, खोना, गाना, ढोना, पिटना, भेजना, लेना, ये सब के प्रथम प्रश्नार्थक रूप नहीं होंगे। और कुछ क्रिया हैं जिसके कोई भी प्रश्नार्थक रूप नहीं होते, प्रथम प्रश्नार्थक भी नहीं कि द्वितीय प्रश्नार्थक भी नहीं। जैसे कि आना, गंवाना, गरजना, चाहना, जचना, जानना, जाना, पाना, पछताना, पुकारना, मिलना, रुचना, सोचना, होना। तो ये था आज का मेरा क्रिया चैप्टर। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी डाउट हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप सेंड कर देंगे। और मैं अपनी वीडियो को और कैसे बेहतरीन भी बनाऊं, ये भी आप बताएंगे। आप लोग, मैं तो पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ, आप लोग कितना रिस्पॉन्ड किए ये तो मुझे नहीं पता चलता। तो इसीलिए आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देंगे कि क्या परेशानी है, ठीक समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो कैसी है वो मुझे बताना। तो इससे मैं और थोड़ी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तो ऐसे ही आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। और आप अपनी परेशानी बताइए, मैं और भी इससे बेहतरीन कुछ अच्छा करूं, जैसे कि आप लोग को अच्छे से समझ आए, याद रहे, बार बार रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़े। ऐसे तो बहुत कुछ वक्त की तो कमी होती है क्लास 10 के बच्चे लोग के लिए, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, हिंदी के लिए समय भी ज़्यादा नहीं निकाल पाते। तो मैं मेरी वीडियो से आपको कम समय में जैसे पूरा ज्ञान दूं, ऐसे ही कोशिश में लगी रहती हूं। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है।